ध्यान देना। वेक्टर एनालिसिस में सबसे पहला बात हम लोग तो ये समझते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती है। भौतिक राशियां कहा गया कि वैसी राशियां जिसका माप करना संभव हो। जिन राशियों को हम लोग माप सकते हैं उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि। जैसे बल को हम लोग माप सकते हैं कि कितना न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ठीक है ना। वेग को माप सकते हैं तो बल हो गया, वेग हो गया। दूरी को माप सकते हैं, ठीक है ना, दूरी को माप सकते हैं। विस्थापन को माप सकते हैं, ठीक है। चाल को माप सकते हैं, द्रव्यमान को माप सकते हैं। जिन चीजों को मापा जा सकता है, भार को माप सकते हैं, विद्युत धारा को माप सकते हैं, विद्युत धारा को माप सकते हैं, ठीक है ना। विद्युत विभव को माप सकते हैं, विद्युत विभव, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को माप सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन सभी चीजों को मापा जा सकता है, चलते इन सभी को क्या कहेंगे, भौतिक राशियां। कौन सी राशियां हैं, भौतिक राशि। अब बताओ किसे नहीं मापा जा सकता है। अब बताओ तुमसे कोई कहे कि प्यार भौतिक राशि है कि नहीं, तो क्या प्यार को माप सकते हैं कि कोई किसी से कितना प्यार करता है, 2 किलो 3 किलो 4 किलो, ऐसा तो नहीं ना है। ये तो कर नहीं सकता। इस चलते हम लोग कह सकते हैं कि प्यार कोई भौतिक राशि नहीं है, उसका कोनो मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। प्यार हो गया, या तो बुढ़ापा, क्या बुढ़ापा को माप सकते हो कि किलो बूढ़ा हो गया, ऐसा भी नहीं है। तो जिन चीजों को माप नहीं सकते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे भौतिक राशियां नहीं कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग भौतिक राशि को 3 वर्ग में बांट के पढ़ेंगे। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां को कितने वर्गों में बांट देंगे, 3 वर्ग में। पहला जो वर्ग होगा जिसे हम लोग कहते हैं अदिश राशि, अदिश राशि। और दूसरा जिसे हम लोग बोलेंगे सदिश राशि, सदिश राशि। और तीसरा जो बोलेंगे जिसे टेंसर राशि कहते हैं, टेंसर राशि, ठीक है। अदिश राशि को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। इसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। और इसे हम लोग टेंसर ही कहते हैं, टेंसर, टेंसर क्वांटिटीज, टेंसर क्वांटिटीज। बातें समझ में आ रही होगी। तो 3 वर्ग में बट गया। तो सबसे पहला चीज हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं कि अदिश राशि क्या होता है, और फिर हम लोग सदिश राशि के बारे में पढ़ेंगे, और अंत में हम लोग टेंसर राशि के बारे में भी जानेंगे कि क्या होता है टेंसर। चलो आगे देखो। सबसे पहला बात हम लोग समझते हैं अदिश राशि किसे कहते हैं। अदिश राशि, तो अदिश राशि किसे कहते हैं, अगर ये जानना है तो अदिश राशि को डिफाइन करने के लिए हमें 3 चीज के बारे में जानना होगा। बात नंबर पहला, जिसमें परिमाण हो, जिसमें क्या हो, परिमाण को इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं। परिमाण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, मैग्नीट्यूड। तो जिसमें परिमाण हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड हो। दूसरा बात है, यानी अदिश होने के लिए दूसरा क्या होना चाहिए, तो दूसरा ध्यान देना। दूसरा, एक तो हम लोगों ने देखा कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, ठीक है। दूसरा दिशा, दिशा हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी, और नहीं भी। डायरेक्शन के बारे में कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि विद्युत धारा पड़ा हो, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, उसमें डायरेक्शन होने के बावजूद भी कौन सा राशि हो जाता है, अदिश राशि होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो नियम होता है, ठीक है, जो बीजगणितीय नियम का पालन करता है। 2 तरह के नियम हम लोग पढ़ेंगे, एक बीजगणितीय और एक ज्यामितीय। जो बीजगणितीय नियम का पालन करता हो, बीजगणितीय नियम का पालन करता हो, जो बीजगणितीय नियम का पालन करता है, पालन करता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाँ, तो जो 3 कंडीशंस को फॉलो करेगा, ध्यान देना, जो कितने कंडीशंस को फॉलो करेगा, एक तो हो गया जिसमें परिमाण हो यानी मैग्नीट्यूड हो, दूसरा जिसमें दिशा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, और तीसरा जो बीजगणितीय नियम का
पालन करता है। कौन से नियम का पालन? बीजगणितीय नियम का पालन। अलजेब्रिक यानी सिंपल जो जोड़ने का जो नियम होता है, जैसे 2 + 3 बराबर कितना होता है? 5, दैट इज कॉल्ड बीजगणितीय नियम। 3 + 5 बराबर कितना? 8। कहीं कहीं पे देखना 3 और 4 को जोड़ोगे आ जाएगा, ऐसे आना चाहिए था कितना? 7। लेकिन जब बीजगणितीय नियम रहेगा तब तो 3 जोड़ 4 बराबर 7 होगा, लेकिन अगर दूसरा नियम रहेगा तो 3 + 4 बराबर हो सकता है कि 5 आ जाए। कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा लॉ का पालन करता है। ज्यामितीय नियम पालन करेगा तो 3 + 4 बराबर कितना कर लेंगे? 5 कर लेंगे। ठीक है ना। जैसे क्या कि किसी वस्तु पर 3 न्यूटन का बल इन्हें लगाए और कहेगा कि हम 4 न्यूटन का बल इन्हें लगाए, तो इस पर जो फाइनल जो बल लगा वो कितना न्यूटन लगा? तो 3 जोड़ 4 बराबर 5 न्यूटन का बल लगेगा। कितने न्यूटन का बल लगेगा? ठीक है ना। तो ज्यामितीय नियम में सीधे सीधे नहीं चलता है। 3 जोड़ 4 बराबर 5, 3 जोड़ 4 बराबर 7 नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कौन पर, ये कौन उनसे मतलब नहीं है कि धारा चाहे ऐसे भेजो चाहे ऐसे भेजो। इधर से अगर 3 एम्पियर जा रहा है, इधर से भी 3 एम्पियर जा रहा है, तो टोटल 6 एम्पियर भी इधर जाएगा। कितना डिग्री पर है उससे कोनो मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि विद्युत धारा कौन सा नियम को फॉलो करता है? बीजगणितीय नियम को फॉलो करता है। अब आगे देखो, तो ये समझ में आ गया। एग्जाम्पल पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना। एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा? तो एग्जाम्पल सबसे पहला अगर बात करें तो चाल, ठीक है, दूरी, ठीक है, समय, ठीक है। जितना भी अगर देखा जाए हम लोगों ने मात्रक के बारे में पढ़ाई किया था, यूनिट्स के बारे में पढ़े थे, फिजिकल क्वांटिटीज में पढ़े थे। ध्यान देना, जो मूल राशि होता है, मूल राशि, कौन राशि? तो सभी मूल राशियां कौन सा राशि होता है? अदिश राशि। सभी मूल राशि बराबर कौन सा राशि? अदिश राशि। और ये मूल राशि कौन कौन होता है तुमको याद होगा, तो 11th में पढ़ाया गया था। मूल राशि में सबसे पहले होता है, ठीक है, पहले दो, तब सबसे पहले क्या हो गया? लंबाई, लंबाई हो गया। द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान हो गया। समय हो गया, समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं, और द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास कहते हैं, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलो आगे देखो। अब देखो, तो ये तो हो गया तुमको समय की, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा क्या है? चौथा है विद्युत धारा। विद्युत धारा इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा अगर बात करें तो होता है तापमान, ताप यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है। छठा अगर बात करें तो क्या होता है? ध्यान देना, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है। और सातवां जो होता है, सातवां होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। मात्रा की याद रखना, लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? केजी। और समय का मात्रा क्या होता है? सेकंड। और इसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर। इसका मात्रा एम्पियर होता है, जबकि तुम्हारे पास ताप का मात्रा क्या होता है? केल्विन। ताप का मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है। और ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है? कैंडेला, कैंडेला होता है। और पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? तो इन सभी राशियों को हम लोग अदिश राशि कहते हैं। कौन सा राशि? और भी अदिश राशि है, जैसे अगर बात करें और कौन कौन अदिश राशि हो जाएगा, तो और अदिश राशि में अगर बात करें ना, तो आगे अगर देखोगे तो कार्य, कार्य कौन सा राशि है? अदिश राशि है। विद्युत विभव, विद्युत विभव ये कौन सा राशि है? अदिश राशि है। बात समझ रहे हो ना? विद्युत धारा तो उसमें आ गया, तो कार्य अदिश राशि है, विद्युत विभव अदिश राशि है। और अगर थोड़ा सा ध्यान दे, इतना तो कम से कम याद रखना कि जितना मूल राशि है वो सब के सब कौन सा राशि है? अदिश राशि। मूल राशि के बाद जो है उसके बारे में थोड़ा विचार करना। कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया, इन सभी राशियों को कौन सा राशि कहते हैं? अदिश राशि। क्योंकि इसको सीधे सीधे जोड़ दें। कोई कहे कि वो 4 जूल काम किया, यानी इस कोई वस्तु पर कोई 4 जूल काम किया, कोई 7 जूल काम किया, तो टोटल कितना जूल काम हुआ? 11 जूल। सीधे सीधे कर देंगे, इसमें कोनो ज्यामितीय नियम का पालन नहीं करवाना है। चलो आगे हम लोग समझते हैं मेन जो हम लोग को पढ़ना है, मेन पढ़ाई करना है किसके बारे में? सदिश के बारे में। तो सदिश समझते हैं अच्छा से।
अदिश के बारे में समझ में आ गया, ठीक है ना। अदिश के बारे में कितनी बातें हम लोगों ने देखा, 3 बातें। सबसे पहला देखो, जो भी अदिश सदिश को डिफाइन करना हो 3 बातों का फोकस करना। अगर अदिश पूछेगा किसे कहते हैं तो हम लोग क्या बताएंगे कि जिसमें परिमाण हो। परिमाण तो सब में रहेगा, बिना परिमाण का कोई तो राशि होता ही नहीं, ठीक है ना। बिना परिमाण का कभी कोई राशि नहीं हो सकता। तो परिमाण तो सब में होगा। और दूसरा डायरेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीसरा का बात करना है तो 2 तरह के नियम के बारे में चर्चा हमने किया, एक बीजगणितीय नियम और दूसरा ज्यामितीय नियम। बीजगणितीय नियम में सीधे 3 जोड़ 4 बराबर 7 हो सकता है, ठीक है ना, होता है। लेकिन क्या ज्यामितीय नियम में 3 जोड़ 4 बराबर 7 होगा? जरूरी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। डिपेंड करता है डायरेक्शन पर, ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे दूसरा, जिसके बोलते हैं हम लोग सदिश राशि, और इसी का मेन रूप से पढ़ाई करना है सदिश राशि। सदिश राशि को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। इसके लिए भी 3 बातों का ध्यान रखना, 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला जो बात है, जिसमें क्या हो, परिमाण हो, जिसमें परिमाण हो, जिसमें परिमाण हो, जिसमें परिमाण हो। दूसरा, डायरेक्शन होगा कि नहीं हो, जिसमें दिशा अवश्य हो। दिशा इसमें जरूरी है, हर हाल में होना चाहिए, जिसमें दिशा अवश्य हो, डायरेक्शन अवश्य हो। और तीसरा जो बात है, ये ज्यामितीय नियम नहीं बल्कि सॉरी बीजगणितीय नियम नहीं बल्कि कौन सा नियम, ज्यामितीय नियम का पालन करता है। ये ज्यामितीय नियम के बारे में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ज्यामितीय नियम का पालन करता है, कौन सा नियम, ज्यामितीय नियम का पालन करता है, ज्यामितीय नियम का पालन करता है, पालन करता है। ज्यामितीय नियम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल लॉ, ज्योमेट्रिकल लॉ, ज्यामितीय नियम। तो सदिश राशि किसे कहते हैं? सबसे पहला हम लोगों ने समझा कि इसमें क्या होता है, डायरेक्शन तो जरूर होगा, हर हाल में होगा। और दूसरा हमने देखा मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और ज्यामितीय नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। 3 बातें। सदिश राशि कहने के लिए भी 3 बातें, और अदिश राशि कहने के लिए भी कितनी बातें समझना होगा, 3 बातें। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन हो जाएगा, तुमको पता होगा कि विस्थापन सदिश राशि की अदिश राशि सदिश है, चूंकि इसमें डायरेक्शन होता है, ठीक है। दूसरा बात करें तो वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, आवेग, संवेग हो गया, आवेग हो गया, ठीक है। भार हो जाएगा, भार का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है ना। भार हो गया, बल हो गया, बल हो गया। फिर अगर बात करें तो विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र जितना भी तीव्रता होता है ना, सब सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा अदिश राशि है, लेकिन विद्युत धारा घनत्व अगर पूछे, विद्युत धारा घनत्व कौन सा राशि हो जाएगा, सदिश राशि। बात समझ में आ रहा है ना। फिर इतना हो गया, इतना ध्यान में, बहुत सारी बातें आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो जानते जाएंगे। तो ये सब कौन सा राशि है, सदिश राशि। अब मेन बात सदिश से बातों को समझते हैं। कोई भी सदिश राशि का अगर मान लेते हैं हम लोग, सदिश राशि का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन अगर मान लेते हैं कॉपी पर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है निरूपण, यानी किसी को अगर कोई भी वेक्टर है तो वेक्टर क्वांटिटीज को अगर हमें पेपर पे दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे। तो सदिश राशि, सदिश का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसके लिए 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो कि इसका संकेत क्या होता है, ठीक है ना। पहला तो हम ध्यान में रखेंगे कि इसका संकेत क्या होता है। पहला इसे क्या याद रखेंगे, संकेत। एक तो संकेत के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, दूसरा सदिश का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किसके माध्यम से, एक तो संकेत हो गया, और उस संकेत में ध्यान रखना है, संकेत में होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सेगमेंट के माध्यम से, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सदिश राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। सदिश राशि को, सदिश राशि को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है।
यानी किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा ऑन पेपर तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के माध्यम से। किसके माध्यम से, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के माध्यम से। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड का मतलब सीधा होता है, लाइन सेगमेंट का मतलब रेखाखंड, यानी सीधा रेखाखंड से ही हम लोग किसी वेक्टर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सूचित किससे करते हैं, ठीक है ना। सूचित इसको ना तो ऐसे लिख लो, सूचित किससे करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना, सूचित किससे करते हैं। सूचित की अगर बात करें ना, इसको हम लोग सूचित किससे करते हैं, तो सूचित एक संकेत से करेंगे। सूचित कैसे करते हैं, सूचित कैसे करते हैं, तो ये बात का ध्यान रखना, कैसे सूचित करेंगे, सूचित कैसे करेंगे। तो इसके लिए बस एक छोटा सा बात याद रखना है कि वेक्टर को, सदिश राशि को, सदिश राशि को ध्यान देना, सदिश राशि को सूचित कैसे करते हैं। सदिश राशि को अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के ऊपर, अक्षरों के ऊपर, अक्षर में या छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो सदिश राशि को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के ऊपर तीर का चिन्ह देकर, किसका चिन्ह देकर, तीर का चिन्ह देकर, तीर का चिन्ह देकर, तीर का चिन्ह देकर क्या करते हैं, सूचित करते हैं। बात समझ में आ गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तीर का चिन्ह देकर के, जैसे मान लेते हैं हमने लिख दिया ए, अब माथा पर अगर ये लिख दिए तो इसको पढ़ेंगे वेक्टर ऑफ ए, या ए वेक्टर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ए वेक्टर। इसे ऐसे लिख दिए बी वेक्टर, ऐसे लिख दिए सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, ठीक है, एफ वेक्टर, छोटका से भी बड़ा से भी लिख सकते हैं, बड़ा ए वेक्टर, बड़ा बी वेक्टर, बड़ा सी वेक्टर, जो इच्छा करे लिख सकते हो, कोनो दिक्कत, डी वेक्टर, ई वेक्टर, या तो एफ वेक्टर। या तो दूसरा तरीका लिखने का है, दो को मिला के लिखेंगे, ए बी वेक्टर पढ़ सकते हैं, बी सी वेक्टर लिखेंगे, सी डी वेक्टर लिख सकते हैं, डी ई वेक्टर लिख सकते हैं, ई एफ वेक्टर लिख सकते हैं। वेक्टर समझ में आया कैसे सूचित करते हैं, एफ जी वेक्टर लिख सकते हैं, जो इच्छा करे वेक्टर लिख सकते हैं। ये तो हो गया सूचित कैसे करते हैं। अब हम लोग समझते हैं इसको पेपर पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। किस, कहाँ रिप्रेजेंट करना हमें, ऑन पेपर। पेपर पर अगर रिप्रेजेंट करना होगा ना, तो हम लोग एक क्या करते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो होता है ना, ध्यान देना कैसा होता है, ये मान लो कि ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, और ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के पास याद रखना, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के पास 3 कैरेक्टर होता है। कितना कैरेक्टर, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के पास, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के पास, सेगमेंट के पास कितना कैरेक्टर होता है, के पास 3 कैरेक्टर होता है, 3 कैरेक्टर होता है, 3 कैरेक्टर होता है, 3 कैरेक्टर होता है। वो 3 कैरेक्टर में कौन कौन होता है ध्यान रखना। तो उसके लिए याद रखना एक छोटा सा ट्रिक है, 3 कैरेक्टर क्या होता है, तो उसके लिए ट्रिक क्या याद रखना, एसएमएस, ट्रिक क्या याद रखना, एस एम एस, एसएमएस। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सेंस, एम का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, एम का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और एस का मतलब क्या होता है, सपोर्ट, एस का मतलब क्या होता है, सपोर्ट होता है। सेंस का मतलब होता है समझ, क्या होता है, समझ, और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, परिमाण, और तीसरा हम लोग समझेंगे सपोर्ट। ये आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, आधार बोलते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। यानी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के पास कितना कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर है, यानी 3 चीजों की भूमिका निभाता है कौन, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। यानी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के पास 3 बातें हैं, एक तो इसके पास सेंस है, समझने की क्षमता है, दूसरा है इसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है, तीसरा इसका सपोर्ट होता है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर सेंस क्या चीज होता है, सेंस क्या होता है समझना, सेंस का मतलब क्या होता है। तो पहला हम लोग बात समझते हैं कि पहला जो बातें हैं, हमने देखा कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के पास कितने कैरेक्टर होते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को आगे हम लोग शॉर्टकट में ही लिखेंगे
और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे DLS। क्या लिख लेंगे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है ना, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बार बार आएगा तो बार बार कितना लिखेंगे, इस चलते हम लोग क्या लिख लेंगे DLS। इसके पास कितना कैरेक्टर हो गया? 3 कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर जिसे हम लोग क्या कहें? सेंस। दूसरा कैरेक्टर जिसे हम लोग क्या कहें? मैग्नीट्यूड। और तीसरा कैरेक्टर जिसे हम लोगों ने क्या कहा? सपोर्ट का। सपोर्ट मतलब आधार होता है। ठीक है, सेंस मतलब समझ, मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण। अब इस सेंस क्या कहता है? सेंस मतलब कहता है कि किसी भी कोई भी अगर वेक्टर है ना, तो वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में बतलाता है। कहता है सेंस क्या है, क्या समझदारी कहता है। कहीं अगर वेक्टर लिखा हुआ है, किसका फोन आ गया? चलो ध्यान देना, सेंस क्या होता है? सेंस से पता चलता है उसके डायरेक्शंस के बारे में। डायरेक्शन का नहीं होता है, ध्यान देना। तो किसी वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, किसी भी सदिश राशि का, किसी भी सदिश का जो डायरेक्शन होता है, किधर होता है? किसी भी सदिश का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन आदि बिंदु से, आदि बिंदु को हम लोग कहते हैं इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहते हैं? आदि बिंदु को ही हम लोग कौन सा पॉइंट कहते हैं? इनिशियल पॉइंट कहते हैं। आदि बिंदु को हम लोग कौन सा पॉइंट कहेंगे? इनिशियल। आदि बिंदु यानी इनिशियल पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु बोल सकते हैं, इनिशियल पॉइंट। तो किसी भी सदिश का जो डायरेक्शन होता है वो आदि बिंदु से किधर होता है? आदि बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होता है। आदि बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होता है, की ओर होता है। ठीक है, आदि बिंदु से किधर? अंतिम। अंतिम का मतलब होता है फाइनल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? जैसे अगर मान लेते हैं हमने लिखा AB वेक्टर, कौन सा वेक्टर लिखा? अब ये लिखने से देखो क्या सेंस क्या बता रहा है। सेंस कह रहा है कि देखो ये जो पहला जो दिखाई दे रहा है तुमको, ये जो पहला वाला A लिखल है, ये दूसरा में लिखल है, तो ये पहला जो हो गया ये तुमको क्या हो गया? आदि बिंदु। यानी A को क्या कहेंगे हम लोग? A को आदि बिंदु कहेंगे। A को आदि बिंदु, A को क्या कहेंगे? आदि बिंदु। और B को क्या कहेंगे हम लोग? B बराबर अंतिम बिंदु हो जाएगा। कौन सा बिंदु हो जाएगा? अंतिम बिंदु हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यानी हम लोग डायरेक्शन कह सकते हैं कि A से किधर की ओर होगा? B की ओर। यानी AB लिखने का मतलब हमने साफ साफ पता कर लिया कि AB लिखने का मतलब कि डायरेक्शन किधर से किधर की ओर? डायरेक्शन A से, यानी कि AB, वेक्टर AB का जो डायरेक्शन है, वेक्टर AB का जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, दिशा जो है वो A से किधर की ओर है? A से B की ओर है। देखो तो सेंस, समझदारी हमने दिखाया कि नहीं दिखाया? इसी को सेंस कहते हैं। लिखे हुए से बता देना कि इसका डायरेक्शन किधर है। तो A से B की ओर। अगर कहीं पे BA वेक्टर लिखा हुआ है, कौन सा वेक्टर लिखा हुआ है? मतलब इसका डायरेक्शन B से, इसका डायरेक्शन हो जाएगा B से A की ओर, B से A की ओर। बात समझ में आ गया? तो समझ के बारे में तो तुमको आइडिया मिल गया। अब आगे हम लोग समझते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में। किसके बारे में? मैग्नीट्यूड के बारे में। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है समझना, मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, ध्यान देना। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो हमने बताया, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जिसको DLS लिखते हैं शॉर्टकट में, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की जो मूल लंबाई होती है, मूल लंबाई को क्या कहते हैं? कि मूल लंबाई को क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? परिमाण कहते हैं। परिमाण किसे कहते हैं समझ में आ गया? मूल लंबाई जो रहेगा ना डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का, मान लेते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट 3 मीटर लंबा है, तो समझ लेना कि उसका परिमाण कितना होगा? 3 होगा। उसका परिमाण कितना होगा? 3 होगा। इतनी बातें समझ में आ गई? अब चलो आगे। तो हमने तो एक बात तो यहाँ से समझ लिया कि डायरेक्ट मैग्नीट्यूड जो होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की मूल लंबाई को क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कोई AB वेक्टर लिखा लेते हैं, AB वेक्टर, इसे सूचित कैसे करेंगे? तो ध्यान देना, किसी भी वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड होते हैं, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सूचित कैसे करते हैं? किसी भी वेक्टर के, किसी भी सदिश के परिमाण को, सदिश के परिमाण को, परिमाण को मोड लगाकर सूचित करते हैं। क्या लगाकर? मोड। MOD, मोड हो गया, यानी मापांक जिसको होते हैं। मोड लगाकर, मोड लगाकर, मोड लगाकर, अथवा, अथवा ध्यान देना, अथवा क्या होता है कि माथा पर से, माथा पर से तीर का चिन्ह हटाकर, तीर का चिन्ह
तीर का चिन्ह हटाकर क्या करते हैं, सूचित करते हैं। किसको, परिमाण को सूचित करते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कहेगा कि बताओ भाई कैसे सूचित करेंगे। जैसे मान लेते तुमसे कोई पूछा कि ए बी वेक्टर यानी ए बी वेक्टर के परिमाण को कैसे सूचित करेंगे। ए बी वेक्टर के परिमाण को कैसे, मोड लगा लो, ठीक है, या तो माथा पर से एरो का चिन्ह हटा दो, माथा पर से एरो का चिन्ह हटा दिए ना, तो ए बी वेक्टर के परिमाण को या तो मोड ऑफ ए बी या तो केवल ए बी से क्या करते हैं, केवल ए बी से सूचित करते हैं। बात समझ में आ गया? सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। और तुमको अगर मान लेते कहीं पे लिखा हुआ है केवल ए वेक्टर, मान लेते ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के परिमाण को कैसे सूचित करेंगे। ए वेक्टर के परिमाण को मोड लगा लो, मोड ऑफ ए हो जाएगा, या तो मोड हटा दो तो केवल कितना हो जाएगा, ए। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो समझ लेना कि परिमाण को सूचित कर रहा है। किसको सूचित कर रहा है, तो ए या एक से सूचित किया जाता है या सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। बातें समझ में आ गई? तो हम लोग ये बात तो समझ गए कि सूचित किससे करते हैं। अब हम लोग मेन इंपॉर्टेंट बात समझेंगे कि सपोर्ट क्या होता है। क्या समझना है, सपोर्ट। सपोर्ट क्या चीज होता है समझ, सपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होता है, समझना है सपोर्ट क्या होता है। तो देखो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डीएलएस का मतलब क्या बताया, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जिस रेखा का भाग होता है, जिस रेखा का क्या होता है, जिस रेखा का भाग होता है, जिस रेखा का भाग होता है, जिस रेखा का भाग होता है उसे क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं, उसे सपोर्ट कहते हैं, उसे सपोर्ट अथवा उसी का एक और नाम जानते हैं सपोर्टिंग लाइन। कौन सा लाइन, सपोर्ट अथवा सपोर्टिंग लाइन कहा जाता है, सपोर्ट अथवा सपोर्टिंग लाइन कहा जाता है। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी रेखाखंड जो होता है वो किसी न किसी रेखा से काट के बनाया जाता है, और जिस रेखा से काट के बनाया जाएगा उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं। यानी कि डीएलएस यानी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जिस रेखा से काट के बनाया जाता है उस रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, सपोर्ट या डीएलएस कहते हैं। क्या कहते हैं, सपोर्ट या डीएलएस कहते हैं। अब आगे ध्यान देना, चलो हम लोग मेन फिगर्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हमने एक क्या कर लिया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन पेपर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बात का ध्यान रखना हमेशा, देखो मान लेते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है ना तो देखो कैसे करेंगे। ध्यान देने वाली चीजें क्या है, ये वाला मान लो कि हमने एक लाइन खींच दिया, बात समझ में आ गया। अगर ये लाइन खींच दिया तो एक तरफ और लगा लेते हैं, ये तुम्हारा एक लाइन हो गया। इस लाइन का नाम कुछ होगा, मान लेते हैं इस लाइन का नाम क्या है, एल। इसमें से एक खंड काट लेते हैं, क्या काट लेते हैं, खंड काट लेते हैं। मान लो कि ये खंड काट लिए, यहाँ से ये खंड काट लिए, काट के हमने निकाल लिया, इस खंड को काट के क्या किया, निकाल लिया, और इसका नाम रख दिया ए, और इसका नाम क्या रखा, बी। ये जो दो पॉइंट दिखाई दे रहा ना, ये पॉइंट से कटा और इस पॉइंट से कटा, और इन दोनों पॉइंट का नाम दे दिया, एक पॉइंट का ए और एक पॉइंट का नाम क्या रखा, बी रखा। ठीक है, तो बताओ इसको क्या कहेंगे हम लोग। तो हमने बताया कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहते हैं, डीएलएस, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहते हैं। और जिस रेखा से काट के बनाया गया है, जिस रेखा से काट के बनाया गया, बताओ कौन रेखा से काट के बनाया गया, एल से। और एल को इसीलिए क्या कहेंगे, सपोर्ट कहेंगे। एल को क्या कहेंगे, सपोर्ट कहेंगे। एल को सपोर्ट कहेंगे या सपोर्टिंग लाइन कहेंगे, या क्या कहेंगे, सपोर्टिंग लाइन कहेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, सपोर्टिंग लाइन कहेंगे। और इसका जितना लंबाई रहेगा ना, इसका लंबाई मान लेते हैं कि अगर 3 मीटर है या 3 है, इसका लंबाई 3 इकाई है। कितना इकाई है, 3 इकाई है। तो बताओ, और मान लेते हैं डायरेक्शन भी आपको दिया हुआ रहेगा, डायरेक्शन से मान लेते हैं कि दिया हुआ इधर से इधर, डायरेक्शन तो पता नहीं चल रहा इसमें क्योंकि एरो इधर भी लगा है और एरो इधर भी लगा हुआ, दोनों तरफ एरो लगा हुआ है। ठीक है, तब एगो बीच में हम लोग इसका केवल डायरेक्शन, इसको अगर निकाल के रखते हैं बाहर में तब इसका डायरेक्शन लगाते हैं, और नहीं तो फिर इसका डायरेक्शन क्या करते हैं, हटा देते हैं। हटा क्या देंगे, इसका जो डायरेक्शन ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना,
इसको हटा दिए तो सिर्फ इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है। और अगर मान लेते हैं नहीं हटाते तो पता नहीं चल रहा इसका डायरेक्शन किधर है, तो यहाँ पे अपना मन से डायरेक्शन लगा देते हैं। क्या लगा देंगे, डायरेक्शन लगा देंगे। तो डायरेक्शन जिससे मान लेते हैं ऐसे लगा दिए, इसका मतलब मेन ए बी का जो डायरेक्शन है वो किधर हो गया, ए से बी की ओर हो गया। इस चलते इसको सूचित करेंगे किससे, ए बी वेक्टर से। ठीक है, अब कहेगा इसका परिमाण कितना होगा, तो परिमाण देख लो कि डीएलएस जो है ना, डीएलएस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई 3 है। तो बताओ इसका परिमाण कैसे सूचित करते हैं, मोड लगा के। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3 इकाई। कभी भी तुमको अगर बताना है कि वेक्टर का मान कितना है, परिमाण कितना है, तो जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो रहता है ना, उसका लेंथ माप लो, उसका जो लेंथ होगा वही उसका क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। 3 इकाई इसका क्या हो गया, परिमाण हो गया। अब बताओ इसमें ए को क्या कहेंगे, आदि बिंदु, और बी को क्या कहेंगे, अंतिम बिंदु कहेंगे। दूसरा तरफ से इतना लंबा ऐसा ना दे करके डायरेक्ट तुमको एक छोटा सा भी ऐसे ही दे सकता है, इतना लंबा नहीं दे के खाली ऐसे खींच दिया ना, एक ही तरफ दे दिया। ठीक है, एक तरफ दे करके तुमको क्या करेगा, एक ई पॉइंट तो आपका दे देगा, ये पॉइंट तुमको दे दिया, ये पॉइंट को कह दिया कि यह ये है, और इस पॉइंट को क्या कहेगा, बी है। तो डायरेक्शन तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ, डायरेक्शन पहले से दिया हुआ है। ठीक है ना, डायरेक्शन पहले से दिया हुआ है। देखो डायरेक्शन किधर से किधर है, इधर। तो ये भी एक वेक्टर है। ठीक है ना, ये इसको कौन सा वेक्टर बोलेंगे, ए बी वेक्टर बोलेंगे। इसका परिमाण कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा उसको क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ 5 इकाई मान लेते हैं, कितना इकाई मान लेते हैं, 5 इकाई मान लेते हैं, तो बताओ इसका जो परिमाण होगा वो कितना हो जाएगा, 5। इसको हम लोग कौन सा बिंदु कहते हैं, आदि बिंदु या इनिशियल पॉइंट। आदि बिंदु, इनिशियल पॉइंट, इसे क्या कहते हैं हम लोग, अंतिम बिंदु। इसे हम लोग अंतिम बिंदु कहते हैं, फाइनल पॉइंट। अंतिम बिंदु कहते हैं, फाइनल पॉइंट कहते हैं, फाइनल पॉइंट कहते हैं। कोनो दिक्कत है क्या, फाइनल पॉइंट कहते हैं, आदि बिंदु कहते हैं, फाइनल पॉइंट कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो एक छोटा सा बात समझाते हैं इसमें। इसी का एक और नाम से भी जाना जाता है, ये जो आदि बिंदु देख रहे हैं ना, आदि बिंदु को कभी कभी टेल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेल। टेल मतलब पूंछ होता है, ये पूंछे ना है। इसको ये जो एरो जने लगा रहेगा ना, जने एरो लगा रहेगा उसको क्या कहेंगे, हेड कहते हैं। तो हेड टेल समझ में आया। हेड टेल कोनो नया चीज नहीं है। जो इनिशियल पॉइंट रहेगा उसको टेल कह देंगे, जो फाइनल पॉइंट रहेगा उसे क्या कहेंगे, हेड कहेंगे। क्योंकि अंतिम बिंदु यानी इधर की ओर जा रहा था, माथा पे ही ना होगा। बताओ गाड़ी अगर ऐसे जा रही है आगे की ओर, तो इंजन तो इधर ही लगा रहता है, पीछे लग करके उसको फिर टेल के ले जाना पड़ेगा। तो एक ना धकेलना ज्यादा भार पड़ता है, धकेल के ले जाना किसी चीज को ज्यादा भार पड़ेगा। खींचना आसान है लेकिन धकेलना क्या होता है, ज्यादा भार होता है। इस चलते कभी भी कोनो ट्रेन में ये नहीं देखना कि ट्रेन अगर ऐसे जा रही है, अगर ट्रेन ऐसे है, ट्रेन का अगर ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो ऐसा नहीं है इसमें इंजन एने लगा रहेगा, आईएनए से इसको धकेलेगा। इमरजेंसी में कभी कम दूरी तय करना होगा तो धकेल के काम चल जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस में ये ऐसा नहीं, इंजन हमेशा आगे क्यों रहता है, इंजन हमेशा कहाँ रहेगा, पीछे नहीं रहता है, पीछे। हालांकि इंजन देखना ट्रेन में दोनों तरफ रहता है, क्यों, क्योंकि उसको ऐसे थोड़े है कि एकदम ऐसे करके एकदम मार के मुड़ना होगा तो क्या करेगा, वैसे करके गोले घुमाएगा। बस तो है कि गोले घुमा लेगा, बस नहीं है तो गोले घुमाने वाला सिस्टम नहीं है। चलते अगर मान लेते हैं कि इधर चल गया तो इंजन दोनों तरफ रहता है, इन्हें से काट के दो तरफ, या तो अगर इंजन अगर इधर है, पैसेंजर गाड़ी में दोनों तरफ इंजन होता है, लेकिन एक्सप्रेस में दोनों तरफ गाड़ी इंजन नहीं होता है। एक तरफ से काटो तब दूसरा तरफ क्या कर लो, जोड़ लो। ठीक है ना, पटरी उटरी चेंज करके कर लेते। इतनी बातें समझ में आ गई। तो हम लोगों ने इतना बात तो समझ गया कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के पास कितने कैरेक्टर होते हैं, 3 कैरेक्टर होते हैं। कितने कैरेक्टर होते हैं, आगे हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर। और इसमें हम लोग को मेन रूप से पढ़ना है, पहला हम लोग को पढ़ना है जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर, जीरो वेक्टर से पहले हम यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे। कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है यूनिट वेक्टर मतलब होता है इकाई सदिश, इकाई सदिश। यूनिट वेक्टर कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, इकाई सदिश किसे कहते हैं, देख लो इकाई सदिश किसे कहते हैं। इकाई सदिश थोड़ा सा देखना, वैसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, जिसका परिमाण 1 इकाई हो, जिसका परिमाण 1 इकाई होगा उसे क्या कहते हैं, 1 इकाई हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसे सूचित कैसे करते हैं, इसे देखना, इसे ए, इसको कैप पढ़ते हैं, टोपी, इसे ए कैप से
इसे ए कैप से या मोटा ए को खूब मोटा लिखेगा, ये को देखो कितना मोटा लिख देते हैं, मोटा ए हो गया, ठीक है ना। तो मोटा भी कहीं कहीं लिखा होगा तो समझ लेना कि यूनिट वेक्टर है, लेकिन हालांकि ये संख्या तुमको बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा, कैप वाला ही तुमको ज्यादा मिलेगा, ध्यान देना। चलो मोटा ए से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, मोटा ए से सूचित करते हैं, बातें समझ में आ गया, ठीक है। सूचित किससे करते हैं, ए कैप से। बताओ इसका परिमाण एक होता है, मतलब इतना मोड ऑफ इतना के मान पूछेगा तो कितना बताओगे, एक बताएंगे। चूंकि इसका परिमाण कितना होता है, जिस वेक्टर का परिमाण एक होता है उसे हम लोग कौन सा वेक्टर बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। दो बातें इसमें और तुमको समझना होगा, किसी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर पता करना है, किसी भी डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर पता करना तो कैसे पता करेंगे, ठीक है। जैसे मान ले तो कोई ए वेक्टर दे दिया, क्या ये यूनिट वेक्टर है, नहीं है, लेकिन इसी के दिशा में वेक्टर ए के दिशा में हमें पता करना है, इसी के डायरेक्शन में ए के दिशा में यूनिट वेक्टर निकालना है। कौन सा वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर। कैसे निकालोगे, यूनिट वेक्टर का मतलब है कि इसका परिमाण हमें कितना करना होगा, एक करना होगा, और किसी का भी परिमाण एक करना होगा तो कैसे करोगे। पहले इसका बताओ, इसका परिमाण कितना है, इसका परिमाण है कितना, तो तुमको पता होगा कि इसका जो परिमाण है वो तुमको कितना है, मोड ऑफ ए है, ठीक है। इसका परिमाण कितना है, मोड ऑफ ए है। इसका परिमाण तुम्हें पता है कि इसका परिमाण कितना है, मोड ऑफ ए है, इसका परिमाण मोड ऑफ ए है। अब बताओ कोई वेक्टर दिया गया है ए, इसी का डायरेक्शन बताना है ना, इसका परिमाण कितना है, ए है। इससे मान लो कि ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पे ना, इस वस्तु पे तुमने फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया, कितना न्यूटन का लगाया, तो मान लो कि तुमने 7 न्यूटन का बल लगाया, 7 न्यूटन का बल लगाया, ठीक। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, 5 मिनट, सेटिंग उटिंग सब कर ले, टेंशन नहीं लेना। तो F बराबर फोर्स कितना न्यूटन है, 7 न्यूटन का बल लग रहा है। अगर ये 7 न्यूटन का बल लग रहा है, 7 न्यूटन का बल लग रहा है, तो बताओ इसका परिमाण कितना हो गया, 7 हो गया। अब अगर इसको 1 बनाना है तो कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर इसे 1 बनाना है तो क्या करोगे, 1 बनाना है तो क्या करोगे, 7 से भाग दे दोगे तो 1 नहीं हो जाएगा, 7 से 7 कट के 1। यानी कहने का मतलब कि कभी भी किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है, कभी भी किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना होगा तो उसके परिमाण से क्या करना होगा, भाग देना। किससे भाग दे देंगे, परिमाण से। 7 से भाग दे दिए, देखो 1 न्यूटन नहीं बन गया। मान लेते हैं कि, और देखो मान लेते हैं किसी का रफ्तार कह देंगे कि 10 मीटर पर सेकंड है, इसका वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है, इसका यानी परिमाण कितना है, 10 है। इसको 1 मीटर पर सेकंड बनाना होगा तो 10 से क्या कर लेंगे, तो 1 मीटर पर सेकंड नहीं होगी। यानी किसी भी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर बनाना है तो सिंपल सा दिमाग में एकदम सेट कर लो कि किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके परिमाण से भाग देते हैं। परिमाण से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यानी बताओ इतना बटा इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये हो गया ए के दिशा में यूनिट वेक्टर हो गया, क्या हो गया, ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया। बताओ तो इसको सूचित कैसे करेंगे, क्या इसी को एक कैप कहेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, एक कैप का मतलब चूंकि अब तो ये यूनिट वेक्टर बन गया। अब दूसरा बात, तो एक बात तो हमको समझ में आ गया कि किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर पता करना है, कौन सा वेक्टर पता करना है, यूनिट वेक्टर पता करना है, तो उसके परिमाण से क्या करते हैं, भाग देते हैं। कभी भी किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर पता करना है तो उसके परिमाण से क्या करते हैं, भाग देते हैं। परिमाण से क्या करते हैं, भाग देते हैं। एकदम दिमाग में परमानेंट सेट कर लो, ये भी रटने वाली कोई बात नहीं है, बस सोच लेना है कि किसी भी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, अगर उसे 1 न्यूटन बनाना हो तो 8 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। यानी किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए उसके परिमाण से क्या करते हैं, भाग देते हैं। परिमाण से क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्यों भाग देते हैं समझ में आया, रटना कुछ नहीं, बस बातों को समझना है, क्यों भाग देते इतना समझ में आ गया। अब कभी कभी क्या होता है ना, ये तो हो गया तुमको यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, तो जो वेक्टर उस डायरेक्शन वेक्टर दिया हुआ है उसके परिमाण में क्या कर ले, उससे उसके परिमाण से क्या कर लेना है, भाग दे लेना है। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अगर यूनिट वेक्टर बन जाएगा तो एक बात और थोड़ा सा समझ लो, कभी कभी क्या होता है ना कि यूनिट वेक्टर देले रहेगा और कहेगा कि तब बताओ उसके डायरेक्शन में वेक्टर का मान कितना होगा। दो बातें पूछता है, ठीक है ना। तो देखो क्या कर, थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा आगे हल कर लेते हैं। अब बताओ तुमको ये वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो ये भागा में नहीं आएगा तब, तो ये मोड ऑफ ए गुने कितना हो जाएगा, ए कैप होगा। यानी कहने का मतलब अगर यूनिट वेक्टर हमको पता है तो मुझसे पूछेगा कि बताओ भाई इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए कैप है
और कह देगा कि इसका परिमाण 8 इकाई है, 8 इकाई है। कितना इकाई है? तो पूछेगा कि बताओ ए वेक्टर कितना होगा, ए वेक्टर कितना होगा। तो बताओ कितना लिख लोगे? 8 इंटू ए लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो ये क्या बन जाएगा? ए वेक्टर बन जाएगा। और देखो मान लेते हैं तुमसे अगर एक बात और लिख दिया, कह दिया कि ये तुमको वेक्टर है, इसका परिमाण मान लेते हैं कि 7 इकाई है। कितना इकाई है? 7 इकाई है। इसके मान लेते हैं इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर मान लेते हैं आई कैप है। कितना है? आई कैप है। तो बताओ, तुमसे पूछेगा कि बताओ आई वेक्टर का मान कितना होगा। आई वेक्टर का मान पूछा तो कितना हो जाएगा? 7 इंटू आई हो जाएगा। 7 इंटू कितना होगा? आई कैप हो जाएगा। ये क्या निकल गया? मतलब हमने दो बातें सीखी कि अगर यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो वेक्टर में परिमाण से भाग देते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर में क्या करते हैं? परिमाण से भाग देते हैं। दो बातें सीखा हमने। पहला बात सीखा कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर के परिमाण से क्या करते हैं? भाग देते हैं। उस वेक्टर के परिमाण से क्या करते हैं? परिमाण से भाग देते हैं। वेक्टर के परिमाण से क्या करते हैं? भाग देते हैं। दूसरा, अगर वेक्टर पता करना है तो वेक्टर पता करने के लिए या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पता करने के लिए परिमाण में यूनिट वेक्टर से क्या करते हैं? गुना करते हैं। के लिए परिमाण में किससे गुना कर देंगे? यूनिट वेक्टर से गुना करते हैं। यूनिट वेक्टर से गुना करते हैं। एकदम दोनों बात एकदम ध्यान रखना, बहुत ही आगे काम आएगा। यूनिट वेक्टर से क्या करते हैं? गुना करते हैं। ये दो बातें एकदम दिमाग में परमानेंट सेट रखना। मतलब अगर ये वेक्टर है तो इसमें पहले तो मोड ए निकाल लो और इसमें यूनिट वेक्टर से क्या कर लो? गुना कर लो। यानी हमने बताया कि वेक्टर पता करने के लिए, यानी ये वेक्टर पता करने के लिए क्या करते हैं? परिमाण में यूनिट वेक्टर से गुना करते हैं। तो देखो ये परिमाण इसका हो गया और इसमें कितना से गुना कर दिए? यूनिट वेक्टर से। और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए अगर एक का यूनिट वेक्टर निकालना है, एक अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालोगे? एक अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो हमने बताया कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड से, इतना में इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा मोड ऑफ 8। दो इंपॉर्टेंट बातें यूनिट वेक्टर से संबंधित, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। और एक छोटी सी और लास्ट में हम लोग सीखेंगे। 3 इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर होता है। एक आई कैप होता है और एक जे कैप होता है और एक क्या होता है? के कैप। आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग को अनुदिश कहते हैं। एक्स अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर को सूचित करते हैं। किससे? आई कैप से यूनिट वेक्टर को सूचित करते हैं। पूछ देगा कि एक्स एक्सिस के अनुदिश यूनिट वेक्टर कितना है, तो परमानेंट बता देना कि आई कैप होता है। ये चूंकि ये स्टैंडर्ड सिंबल है, दुनिया के कोनों कोना में अगर लिखा हुआ रहेगा आई कैप ना, तो समझ जाएगा कि कह रहा है एक्स अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर। जे कैप का मतलब क्या होता है? वाई अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर। वाई अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर। वाई अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात हम लोग समझेंगे, के कैप का मतलब होता है जेड अक्ष के अनुदिश। किसके अनुदिश? जेड अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर। जेड अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर। बातें समझ में आ गया? तो आई कैप का मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर, जे कैप का मतलब वाई अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर, और के कैप का मतलब क्या हो जाएगा? जेड अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में समझ में आ गया? ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर हो गया। बाकी के बात हम लोग कल पढ़ेंगे।